सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माई सेल्फ राशिद आगा एंड ये है हमारी यूनिट 5 यानी कि लास्ट यूनिट 5 का वन शॉट जो कि हमारा प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का होने वाला है। ऑलरेडी हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 के सारे वन शॉट देख लिए। ये हमारे यूनिट 5 का आखिरी वन शॉट है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लेलिस्ट का। तो आई होप आप लोगों को सारे वन शॉट समझ में आ रही होंगे, सारी चीजें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। बट अगर आपको कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, वह हम आराम से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, दिस साइड राशिद आगा एंड यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के सारे वन शॉट। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अगर जिन लोगों ने पहले तो वन शॉट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके सारे देख लीजिए, क्योंकि हर एक वन शॉट से आगे आप जब जाएंगे ना तो थोड़ी थोड़ी चीजें पीछे की लिंक डाउन होंगी। तो बेहतर होगा अगर आपने प्रीवियस वाले नहीं देखे तो आप पहले देख लो, वरना चीजें समझ नहीं आएंगी। तो आज का जो होने वाला है वन शॉट, यहाँ पे हम अपनी यूनिट 5 जो है आपकी जो सिलेबस में सारे टॉपिक्स हम यहाँ कवर करने वाले हैं इन द डिटेल्ड वीडियो। ठीक है, एंड यहाँ पे जो भी चीजें होंगी इंपॉर्टेंट मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो without any further delay we are going to start our beautiful session which is based on unit 5 one shot। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है, इधर होने वाला है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर्स के बारे में हमने लिटिल बिट डिस्कशन किया था हमारी जो प्रीवियस यूनिट 4 की वन शॉट थी, इसलिए मैंने बोला प्लीज प्रीवियस वाला देख लो, वरना चीजें समझ नहीं आएंगी। अब हम बात कर रहे होंगे एग्जैक्टली कि व्हाट एग्जैक्टली इज पॉइंटर्स इज। तो पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर्स आर वन ऑफ द कोर कंपोनेंट्स ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट है। अगर आपको याद होगा हमने एक टॉपिक में देखे थे, जब आपको अपना एरे जो था किस में पास करवाना था, पैरामीटर बोल दूं या फिर आर्ग्यूमेंट्स में पास करवाना था, तो वो किसकी हेल्प से हो रहा था? वो हो रहा था आपके पॉइंटर्स की हेल्प से। तो उधर मैंने बोला था कि अभी आप पॉइंटर्स को लाइक अ डॉट समझो, क्योंकि हम पॉइंटर्स को रिप्रेजेंट भी इस तरीके से कर देते हैं या फिर हम एस्ट्रिंग जो बोलते हैं इस तरीके से करते हैं। बाकी का जो डिटेल है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो वो नेक्स्ट वीडियो हमारी यही है। तो आज हम पूरा डिटेल में समझने वाले कि हमारा पॉइंटर्स एग्जैक्टली होता क्या है। तो पॉइंटर्स जो है हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर कंपोनेंट है, कोर पार्ट है हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अ पॉइंटर कैन बी यूज्ड टू स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल्स, फंक्शंस और इवन अदर पॉइंटर्स। जो हमारा पॉइंटर है वो हमारे यूज होते हैं जिससे कि आपका जो मेमोरी एड्रेस है किसका, या तो कोई वेरिएबल्स का हो सकता है, या तो कोई आपके फंक्शन का हो सकता है, या खुद किसी पॉइंटर का हो सकता है। आपको उसका एड्रेस स्टोर करना हो तो आप किसका यूज करते हो? पॉइंटर का यूज करते हो। पॉइंटर हमारा क्या करता है? अगर आपको स्टोर करना है किसी का मेमोरी एड्रेस, किसका वेरिएबल हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, पॉइंटर्स, तो आप उनसे कर सकते हो। The use of pointers allow low-level memory access, dynamic memory allocation, many other functionalities। सी जो यूज होता है पॉइंटर्स का किस लिए होता है? जो लो लेवल की चीजें होती है, क्योंकि हम जो कोड लिखते हैं वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है, जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज की चीजें होती है। अब लो लेवल मेमोरी एक्सेस क्या है? अगर आप सभी ने यूनिट 1 का वन शॉट देखा होगा तो वहां मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में ये चीज एक्सप्लेन करी है, तो वो चीज आपको उधर समझ में आ जाएगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ स्टार्टिंग से आप सारे वन शॉट देखते जाओ, वरना चीज समझ नहीं आएगी। तो जो यूज होता है हमारे पॉइंटर्स का वो हमारा लो लेवल मेमोरी एक्सेस के लिए भी हो सकता है, और डायनेमिक जो मेमोरी एलोकेशन है जो कि हम अभी देखेंगे इसमें ही, उसके लिए, और बहुत सारी जो अदर फंक्शनैलिटीज होती हैं सी लैंग्वेज में, तो उसके लिए होता है। अ पॉइंटर इज डिफाइंड एज ए डिराइव डेटा टाइप। हमने इसको डिराइव करा है, खुद डिराइव नहीं हुआ है, हमने डिराइव करा है। दैट कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ अदर सी वेरिएबल्स और अ मेमोरी लोकेशन, जो स्टोर करते हैं या तो वेरिएबल्स का या फंक्शन या खुद किसी दूसरे पॉइंटर का मेमोरी एड्रेस या उनकी जगह को स्टोर करता है। तो वो था हमारा पॉइंटर। बट याद रखना पॉइंटर हमारा क्या? डिराइव्ड डेटा टाइप है। ये ना कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके की टर्म्स होते हैं उनको याद रखा करो, यही लिख के ना एग्जाम्स में आपको नंबर्स मिलते हैं। We can access and manipulate the data stored in that memory location using pointers। तो हम उनको एक्सेस कर सकते हैं या उनको चेंज भी कर सकते हैं, जो डेटा उधर स्टोर होगा किससे हेल्प से? पॉइंटर्स की हेल्प से। तो आई होप आपको पॉइंटर्स का तो ओवरव्यू समझ में आ गया होगा, व्हाट एग्जैक्टली इज पॉइंटर्स इज। अब सिंटेक्स क्या होता है सी पॉइंटर का? डेटा टाइप, अब आपको डेटा टाइप तो पता ही है। एस्ट्रिंग जो बताता है कि अच्छा पॉइंटर आप यूज करो, तो पीटीआर यहाँ पे आपका जो पॉइंटर का नेम है, पीटीआर इज द नेम ऑफ द पॉइंटर। पॉइंटर का जो आप नेम रख रहे हो तो उधर यहाँ पे आएगा। डेटा टाइप में आपका कौन सी टाइप का डेटा, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, वही। और ये सिंबल आपको बताया था कि आपने पीटीआर पॉइंटर स्टोर करवाया है। अब आपने देख लिया पॉइंटर्स क्या होता है, पॉइंटर्स का सिंटेक्स क्या होता है, पॉइंटर्स को आप यूज कैसे करोगे। द यूज ऑफ पॉइंटर्स इन सी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। तो जो पॉइंटर्स का यूज है वो आपके कुछ स्टेप्स में डिवाइडेड है, अब वो हम देखेंगे। बट उससे पहले मेक श्योर
कि आप लोग हमें यूट्यूब पे ज्वाइन कर ले, व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, सारे अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ ज्वाइन कर ले, सो दैट जो भी कुछ भी अपडेट होगी रिलेटेड टू वीडियोज, रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट अपडेट्स, तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो वीडियो को पॉज करिए, जल्दी जाइए और प्लीज अपडेट करिए, प्लीज हम लोग को फॉलो कीजिए। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जो हमारा पॉइंटर का यूज है वो 3 तरीके से था। वो कैसे है? पॉइंटर को पहले डिक्लेयर करना है, पॉइंटर को इनिशियलाइज करना है, पॉइंटर को डिफरेंसिंग करना है। अब इन टर्मिनोलॉजीज का क्या मतलब है, क्या नहीं, वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात आती है पॉइंटर को डिक्लेयर करना। आपको अगर पॉइंटर यूज करना है तो सबसे पहले आपको पॉइंटर को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि पॉइंटर को हम लिखते कैसे। इन पॉइंटर डिक्लेरेशन we only declare the pointer but do not initialize it। हम पॉइंटर डिक्लेरेशन में क्या करते हैं, सिर्फ पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं, बताते हैं कि हमारा पॉइंटर है, उसको हम इनिशियलाइज नहीं करते, हम उसको कुछ वैल्यू नहीं देते हैं, क्योंकि इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है ना, तो हम उधर पॉइंटर को वैल्यू देंगे। बस यहाँ पे बता देते हैं कि अच्छा हाँ हमारा कुछ पॉइंटर है। टू डिक्लेयर पॉइंटर, पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए हम यूज करते हैं डिफरेंस ऑपरेटर। यही हमारा डिफरेंस ऑपरेटर होता है, जिसको हम स्ट्रिंग भी बोलते हैं। बिफोर इट्स नेम, उसके नेम से देखा था आपने सिंटेक्स क्या था, डेटा टाइप जो भी होगा आपका, दिस डिफरेंसिंग ऑपरेटर, देन पीटीआर। पीटीआर स्टैंड्स फॉर पॉइंटर का जो नेम है वो। जैसे इन्होंने इंट डेटा टाइप बता दिया, डिफरेंसिंग ऑपरेटर पॉइंटर का नेम इन्होंने पॉइंटर ही रखा था। द पॉइंटर डिक्लेयर्ड हियर will point to some random memory address as it is not initialized। Such pointers are called wild pointers। तो वाइल्ड पॉइंटर्स कौन से होते हैं? वैसे नॉर्मली जब तक आप उन्हें कुछ भी पॉइंटर को वैल्यू नहीं देते हो, ये सिर्फ बात में पॉइंटर की नहीं कर रही हूँ, हमने लास्ट वीडियो में एरे भी पढ़ा था, ठीक है। तो अगर मैं ये बात बोलूँ कि अगर हम एरे या पॉइंटर और भी कुछ होते हैं हमारे, अगर हम उसको कुछ भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते, जब वो डिक्लेयर होते हैं तो उसमें खुद कुछ वैल्यू चली जाती है, जिसको हम गार्बेज वैल्यू भी बोलते हैं। तो वो खुद कुछ उसमें वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। तो सेम इसका बोलता है पॉइंटर डिक्लेरेशन में क्या बोल रहा है, जब आप पॉइंटर को डिक्लेयर करते हो तो कुछ रैंडम मेमोरी एड्रेस आ जाता है। क्यों? क्योंकि एरे में तो वैल्यू हम स्टोर करते थे, बट पॉइंटर का मेन मकसद क्या होता है, वैल्यू जो एड्रेस है उसको स्टोर करना। तो वहां पे कुछ रैंडम मेमोरी एड्रेस चला जाता है, जो जब कब जाता है, जब हम उसको इनिशियलाइज नहीं करते हैं। तो ऐसे पॉइंटर्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे पॉइंटर्स को हम वाइल्ड पॉइंटर्स बोलते हैं। तो कुछ की टर्म्स में बोल रही हूँ ना, याद रखने हैं, ठीक है। तो ऐसे पॉइंटर्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे पॉइंटर्स को हम वाइल्ड पॉइंटर्स बोलते हैं। सेकेंड आता है पॉइंटर का इनिशियलाइजेशन। अ पॉइंटर इनिशियलाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर वी असाइन सम इनिशियल वैल्यू टू द पॉइंटर वेरिएबल। तो पॉइंटर इनिशियलाइजेशन ऐसी एक प्रोसेस होती है जब हम उसमें कुछ वैल्यू डालते हैं पॉइंटर के वेरिएबल में। अब जैसे हमने कुछ डिफाइन कर दी, यहाँ पे हम कुछ वैल्यू डालेंगे, तो ये क्या है, पॉइंटर को इनिशियलाइज कर रहे हो। We generally use the address of operator to get the memory address of a variable। हमने ये लास्ट वीडियो में भी देखा था, जब हमें किसी भी वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस चाहिए होता है तो हम क्या यूज करते हैं, हम दिस वन ऑपरेटर का यूज करते हैं। एंड देन स्टोर इट इनटू द पॉइंटर वेरिएबल, और किसमें स्टोर करवा देते हैं, फिर पॉइंटर के वेरिएबल में। एग्जाम्पल देखेंगे, आपके एक वेरिएबल है 10, ठीक है, बट बिफोर दैट आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट। अभी हम उस चीज को कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले ये है कि प्लीज आप जाइए सबसे पहले प्ले स्टोर पे और जो सिविल मंत्रा का ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। क्यों मैं बोल रही हूँ ऐसे? क्योंकि ऐप्स के बहुत प्यारे प्यारे फीचर्स हैं। सबसे पहले आपको कंसेप्चुअल वीडियो मिलेगी, यानी कि सारी की सारी डिटेल वीडियोस मिलेंगी, जो भी चीज यहाँ पे हो रही होगी, जो भी आपकी नई नई वीडियो अपडेट्स हो रही होंगी सब। नेक्स्ट आपको लेटेस्ट सिलेबस के बेस पे होगी, जो आपका AQ2 का लेटेस्ट सिलेबस है उसके बेस पे ही आपको सारी वीडियोस मिल रही होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके सारे सब्जेक्ट एक प्लेस पे होंगे, चाहे आप सिविल के हों, चाहे आप बीटेक CSE कर रहे हो, राइट, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि सारे सब्जेक्ट्स आपको एक जगह ही मिल रहे हैं। एंड हाँ, ऑफलाइन वीडियो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, जो कि अगर आप चाहते हो कि कहीं आप बाहर वगैरह गए और वीडियो नहीं देख पाओगे तो आप वीडियो को ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, एंड PDF को भी एक्सेस कर सकते हो और वीडियोस को भी वेबसाइट पे। तो ये कुछ इंटरफेस है कि ऐसा आपका दिखेगा। तो मेक श्योर जो हमारी वेबसाइट है आप उसको भी विजिट कर दें, विच इज uniqueseries.in। जो आप जब डालोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगी। तो ये हमारी वेबसाइट का नेम है। एंड अगर आपको प्लीज जो प्ले स्टोर है वहां पे आपको जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और आपको ऐप्स के तो फीचर्स पता ही पता है। तो अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट, वापस से आ जाता है, ठीक है। तो उधर हमने वैल्यू असाइन करी थी, यहाँ पे हमने पीटीआर वैल्यू भी बता दी कि अच्छा हम पॉइंटर को डिक्लेयर कर रहे हैं। अब हमने पॉइंटर में वैल्यू डाल दी वेरिएबल की, जो क्या थी, 10 थी। तो आप देख रहे हो वैल्यू डालने के लिए भी हमने एड्रेस ऑपरेटर का यूज करा है। तो ये होती है हमारी डिक्लेरेशन। वी कैन ऑल्सो डिक्लेयर इनिशियलाइज अ पॉइंटर इन अ सिंगल स्टेप। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ दो स्टेप्स करने की अलग जरूरत है, नहीं, आप उनको एक में भी कर सकते थे। कैसे? जब आप लिखते इंट
ptr इज इक्वल टू एड्रेस ऑपरेटर, क्यों? क्योंकि आप उसकी वैल्यू ले रहे हो, किसमें? वैर की वैल्यू ले रहे हो। तो यहाँ पे एक साथ आपने क्या कर दिया, आपने इधर डिक्लेयर भी कर दिया और आपने इधर इनिशियलाइज भी कर दिया। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ को आपको दो दो अलग उसमें स्टेप्स की करने में जरूरत है, नहीं, आप एक उसमें भी कर सकते हो। दिस मेथड इज कॉल्ड अ पॉइंटर डेफिनेशन एज द पॉइंटर इज डिक्लेयर इनिशियलाइज एट द सेम टाइम। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? इस मेथड को हम बोलते हैं पॉइंटर की डेफिनेशन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक ही समय पे आपने पॉइंटर को क्या करा, डिक्लेयर भी करा और इनिशियलाइज भी करा। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच इज अ पॉइंटर डिफरेंसिंग। डिफरेंसिंग ऑपरेटर आपने देख लिया। अब पॉइंटर डिफरेंसिंग क्या है? Differencing a pointer is a process of accessing the value stored in a memory address specified in the pointer. Differencing a pointer का मतलब है जो आपकी प्रोसेस है, आप अपनी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हो जो कि आपके पॉइंटर के मेमोरी एड्रेस में स्टोर है। जैसे मैंने बोला, यहाँ पे आपके पॉइंटर में अब वैल्यू स्टोर हो गई वेरिएबल की, तो आप इसकी हेल्प से, डिफरेंसिंग की हेल्प से तो आप उसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हो। मैं कहा, तो ये तो होता है हमारा पॉइंटर डिफरेंसिंग। We use the same differencing operator that we use in the pointer declaration. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर्स का सिंटेक्स क्या, पॉइंटर्स को हम यूज कैसे करते हैं। तीन टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे, मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। बढ़ते हैं आगे, विच इज एप्लीकेशंस ऑफ पॉइंटर्स इन सी। अब हम कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे पॉइंटर्स की क्या होती है। सबसे पहले पासिंग आर्ग्यूमेंट्स बाय रेफरेंस। हम आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हैं रेफरेंस से। कैसे? Passing argument by reference serve two purpose: to modify the variable in other function for efficiency purpose. अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोग्राम बहुत जल्दी रन करे तो आप अपने आर्ग्यूमेंट्स पास कर देते हो रेफरेंस में ही। आर्ग्यूमेंट्स मतलब जो आपके वेरिएबल्स इसके अंदर जाने वाला है आप उधर ही तुरंत बता देते हो, जिससे क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और जो आप मॉडिफाई भी कर देते हो वेरिएबल को, अगर दूसरे फंक्शन में वो वेरिएबल है और यहाँ पे आपने चेंज कर दो, आप तुरंत मॉडिफाई हो जाता है। तो पहला तो हमारा ये फायदा है। दूसरा, फॉर एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स, आप एरे के एलिमेंट्स को भी आसानी से एक्सेस कर सकते हो। और ये तो हमने प्रीवियस उसमें ही करा था कि देखा था, अगर हमें एरे को स्टोर करवाना था आर्ग्यूमेंट्स में, तो हमारा किसकी हेल्प से हो रहा था? पॉइंटर्स की हेल्प से हो रहा था। जब उसकी हेल्प से हो रहा है तो हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं? एक्सेस भी कर सकते हैं। कंपाइलर इंटरनली यूजेस पॉइंटर टू एक्सेस एरे एलिमेंट। जो कंपाइलर है वो अंदर ही अंदर पॉइंटर्स का यूज करते हैं जिससे वो एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाए। We can also use these pointer to access and modify the elements of the given array. हम डायरेक्टली भी पॉइंटर्स को यूज कर सकते हैं अगर हमें एलिमेंट्स में एरे के एक्सेस करने और मॉडिफाई करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टू रिटर्न अ मल्टीपल वैल्यूज। अगर आपको एक साथ बहुत सारी वैल्यूज रिटर्न करनी तो भी आप पॉइंटर्स का यूज कर सकते हो। द फंक्शंस इन सी कैन ओनली रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। जो फंक्शन होता है सी में वो तो सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, आपने देखा भी होगा, विच इज रिटर्न 0। ठीक है, बट वी कैन यूज पॉइंटर्स टू रिटर्न अ मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम अ सी फंक्शन। अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल वैल्यूज आपकी रिटर्न हो तो आप क्या कर सकते हो? पॉइंटर्स का यूज कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आपकी मल्टीपल वैल्यूज भी रिटर्न हो जाएगी। Next step for dynamic memory allocation, for we can use pointers to dynamic allocate memory, that is dynamic memory allocation. The advantage of dynamically allocated memory is not deleted until we explicitly delete it. डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का सबसे ज्यादा फायदा क्या है कि आप अपनी मेमोरी जो है आप उसको बाहर मतलब बाहर स्टोर करवा रहे हो। मतलब अगर आपने उसको डिलीट भी कर दिया तो भी आपको बाहर से उसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। कब तक डिलीट नहीं होगा? जब तक आपने उसको एक्सप्लिसिटली बाहर से डिलीट नहीं करा है। तो ये होती है हमारी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए अच्छे से कि दीदी एग्जैक्टली डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा उसी पे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी यूजिंग अ मैलॉग, कैलॉग, फ्री एंड रीलॉग। हम ये चार मेथड्स देखेंगे अपने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में। तो अब हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जिसको लास्ट वाला पॉइंट समझ नहीं आया फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, डोंट वरी, आप जब ये वाला टॉपिक पढ़ोगे उसके बाद क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। सिंस सी इज ए स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज मतलब हर चीज आपकी प्रॉपर्ली के स्ट्रक्चर्स के गो थ्रू कर रही है। इट इज सम फिक्स्ड रूल्स फॉर प्रोग्रामिंग, के कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो ही करने पड़ेंगे। वन ऑफ देम इंक्लूड चेंजिंग द साइज ऑफ एन एरे। इसमें एक रूल आता है कि आप अपने एरे के साइज को चेंज कर सकते हो। जी हाँ, ये पॉसिबल है, जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे वेक्टर, बट अभी नहीं, ये एडवांस डीएसए टॉपिक हो जाता है इसलिए। अब एरे क्या होता है? एरे आपको पता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम विच इज स्टोर्ड एट अ कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। जैसे कह रहे हैं एरे की इंडेक्स है, लेंथ आपकी 9 दे रखी है, फर्स्ट इंडेक्स आपका 0, लास्ट इंडेक्स 8। तो एरे को तो आपको पता ही है। As can be seen, the length of the array above is 9. हमें पता है लेंथ के एरे की 9 है, बट व्हाट इफ देयर इज रिक्वायरमेंट टू चेंज द साइज?
क्या पता अगर हमें साइज को चेंज करना है, मैं चाहती हूँ कुछ और एलिमेंट्स में इंसर्ट कर दूँ तो कैसे करेंगे, या मैं चाहती हूँ कुछ और एलिमेंट्स को बाहर निकाल दूँ तो कैसे करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ सिचुएशन वेयर ओनली 5 एलिमेंट्स आर नीडेड टू बी एंटर्ड इन दिस एरे, क्या पता इस एरे में मुझे सिर्फ 5 एलिमेंट्स एंटर करने हैं. इन दिस केस द रिमेनिंग 4 इंडिसेस आर जस्ट वेस्टिंग मेमोरी इन दिस एरे. बट बाकी ये तो 9 का है, मैं चाहती हूँ सिर्फ 5 करूँ उसमें, एरे डालू एलिमेंट्स एरे के, बाकी के जो 4 है वो तो मेरे वेस्ट ही हो रहे हैं ना एक तरीके के. So there is a requirement to lessen the size of the array from 9 to 5. तो एक रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत पड़ती है, जब हमारा एरे का साइज 9 है बट हमें तो उसमें 5 एलिमेंट्स ही डालने हैं, तो क्या पॉसिबल है कि मैं अपने इस साइज को चेंज कर सकती हूँ. जी हाँ, आप इस साइज को चेंज भी कर सकते हो, जिसको हम पढ़ेंगे भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, इसी को बोलते हैं. टेक अनदर सिचुएशन, चलो एक तो एग्जांपल हमने ये ले लिया, दूसरे एग्जांपल ये लेते हैं. इन दिस देयर इज एन एरे ऑफ 9 एलिमेंट्स, यहाँ पे 9 एलिमेंट्स का एरे, बट उसके 9 इंडेक्सेस फिर से टोटल, बट दीज नीड टू एंटर 3 मोर एलिमेंट्स. अब मैं चाहती हूँ कि इस एरे में 3 और एलिमेंट्स डाल दूं, तो इस केस में मुझे 3 इंडेक्स और चाहिए होंगे, यानी कि मैं अपना साइज बढ़ा रही हूँ एरे का 9 से 12. पहले जो एग्जाम्पल क्या था, कम करने वाला था साइज को, और ये वाला एग्जाम्पल है बढ़ा देने वाला साइज का. तो इसी प्रोसीजर को हम बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की. आप अपनी मर्जी के अनुसार उसमें अपनी मेमोरी में चेंजमेंट्स कर सकते हो. Therefore, C dynamic memory allocation can be defined as, इसलिए हम dynamic memory allocation क्यों क्या बोलते हैं, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें जो साइज है डेटा स्ट्रक्चर का, जो कि हमारा एरे है, वो चेंज हो जाता है रन टाइम के अकॉर्डिंग. मतलब जब जितनी जरूरत पड़ी है उसको उसके अकॉर्डिंग वो चेंज कर लेता है. यही होता है हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. C provides some function to achieve this task. इस टास्क को करने के लिए कुछ C ने हमें built in functions ऑलरेडी दिए हैं. या क्या है वो, there are 4 library functions provided by C defined under stdeliver.h. तो जैसे हमें पता है, हम सबसे पहले अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करने के से पहले हम उसमें क्या करते हैं, एक लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करते हैं, और हमारी C में कौन सी होती है, हैशटैग इंक्लूड studio.h. बट अगर हमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज करना है तो आपको एक और फाइल इसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी, विच इज stdlib.h. इसको करने के बाद अब जैसे इसको इंक्लूड करोगे तो उसके अंदर 4 आपको फीचर्स मिल जाएंगे लाइब्रेरी फंक्शंस के, जो आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में यूज कर सकते हो. कौन कौन से, पहला है malloc, दूसरा है calloc, तीसरा है free एंड फोर्थ है reloc. और ये दे भी रखे, malloc calloc तो आपके इधर हो गया एंड फ्री reloc ये हो गया. ठीक है, तो ये कब आएंगे, जब आप अपनी ये जो लाइब्रेरी है आप जब इसमें डालोगे जब. अब हम एक एक करके पढ़ते हैं होता क्या है. सबसे पहले हम बात करेंगे malloc मेथड की, कि malloc मेथड क्या होता है. तो malloc क्या है, malloc को हम मेमोरी एलोकेशन मेथड भी बोलते हैं C में, विच इज यूज टू डायनेमिकली एलोकेट अ सिंगल लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी विद द स्पेसिफिक साइज. ये कब यूज होता है, जब आपको बहुत ज्यादा बड़ी ब्लॉक ऑफ मेमोरी चाहिए होती है बट पर्टिकुलर साइज. मतलब मैंने बोल दिया कि मुझे 15 स्पेसिफिक साइज की मेमोरी चाहिए, बहुत बड़ी, तो लिखा है ना, जो malloc है या फिर जो मेमोरी एलोकेशन मेथड है C में क्या करता है, यूज होता है डायनामिकली एलोकेट करना लार्ज ब्लॉक ऑफ में, जब आपको बहुत बड़ी मेमोरी की जरूरत पड़ती है बट कुछ स्पेसिफाइड साइज के साथ, तो आप malloc मेथड का यूज करते हो. इट रिटर्न्स अ पॉइंटर ऑफ टाइप void which can be case into a pointer of any form. तो ये रिटर्न क्या करता है, आपका पॉइंटर टाइप void रिटर्न करता है, जो कि आप किसी में भी यूज कर सकते हो, किसी और पॉइंटर में भी. सॉरी, इट डज नॉट इनिशियलाइज मेमोरी, ये उस टाइम पे इनिशियलाइज नहीं करता एग्जीक्यूशन टाइम पे. सो दैट इट हैज टू इनिशियलाइज ईच ब्लॉक विद द डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू इनिशियली, क्योंकि जब हम उसको डिक्लेयर करते हैं हम उसको इस टाइम पे इनिशियलाइज नहीं करते. और मैंने बताया था जब आप डिक्लेयर कर रहे हो बट इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो तो कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू वो ले लेगा. तो malloc यही करता है. अब malloc का सिंटेक्स क्या है, कास्ट टाइप बता दी, डेटा टाइप, string मतलब डिफरेंसिंग ऑपरेटर, then malloc बताया, और कितने साइज की चाहिए. मैंने बताया ना, जब आपको लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी चाहिए बट कुछ साइज की चाहिए तो आप malloc मेथड का यूज करते हो. एग्जाम्पल है ptr, नेम दे दे इन्होंने, इंट डेटा टाइप बताया, डिफरेंसिंग ऑपरेटर malloc इन्होंने बताया मुझे चाहिए साइज ऑफ इंट इंटीजर टाइप की, इतनी बाइट्स की मेरे को मेमोरी चाहिए, तो उसने बता दिया. यहाँ पे उसने क्या बताया, मेमोरी का एलोकेशन बता दी, कितनी मेमोरी चाहिए. malloc से पता चल रहा है कि अच्छा आप malloc यूज कर रहे हो. इधर आपने डेटा टाइप बता दिया, दिस इज डिफरेंसिंग ऑपरेटर, ये बता रहा है कि अच्छा मेरे को यहाँ पे एड्रेस स्टोर करना है. Since the size of int is 4 bytes, हमें पता है इंटीजर का साइज 4 बाइट होता है. दिस स्टेटमेंट विल एलोकेट 400 बाइट्स ऑफ मेमोरी. क्यों, क्योंकि साइज ऑफ इंट तो हमें पता है 4 होता है बट उसने मल्टीप्लाई क्या बोल दिया, 100. तो टोटल कितनी मेमोरी देनी पड़ेगी हमें, 400 बिट्स.
एंड द पॉइंटर पीटर होल्ड्स एड्रेस ऑफ द फर्स्ट बाइट इन द एलोकेटेड मेमोरी। बट जो हमारा पीटर है यहाँ पे भी हमारी पहले मेमोरी जो फर्स्ट बाइट की मेमोरी वो एलोकेट है। जैसे एक और बात समझो मेलॉग का, इंट पीटीआर, यहाँ पे आपके डेटा टाइप डिफरेंसिंग ऑपरेटर मेलॉग 5 इंटू साइज ऑफ इंट। अब 5 है तो कितने हो गए, 20 हो जाएंगे। देख रहे हो 20 बिट्स ऑफ मेमोरी। अब ये जो 20 बिट्स की मेमोरी लार्ज आपकी उसकी हो गई, ठीक है। तो यही है हमारा मेलॉग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। बट हाँ, अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, which is a Kellogg method. Kellogg को हम contiguous allocation method भी बोलते हैं सी में, which is used to dynamically allocate the specified number of blocks of memory of the specific time. उसमें क्या था, आपको जितनी मेमोरी चाहिए थी बाइट्स की, जितनी साइज की चाहिए थी आपको उधर मिल रही थी। बट इधर कैलोग में क्या है, कैलोग आपको इस मेमोरी एलोकेट तो करता है बट स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ब्लॉक्स की ही मेमोरी होगी, वो भी स्पेसिफाइड टाइप की। अगर आपको इंटीजर टाइप का चाहिए तो उतनी ही मिलेगी जितनी होगी, ऐसा नहीं आपको अनलिमिटेड दे दी जाएगी जैसे मेलॉग करता था। It is very much similar to Belloc but has two different points and these are, ये बहुत ज्यादा हद तक सिमिलर तो है but this is the main key points जो बताते हैं आपको डिफरेंस बिटवीन Belloc एंड Kellogg, क्या डिफरेंस है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, मार्क इट डाउन, ठीक है। फर्स्ट इट इनिशियलाइज ईच ब्लॉक विद द डिफॉल्ट वैल्यू 0। तो Kellogg क्या करता है, हमेशा अपनी जो पहली वैल्यू है 0 से करेगा। इट हैज 2 पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स इज कंपेयर टू Mellog। इसके 2 पैरामीटर्स होते हैं। Mellog में क्या था, सिर्फ एक ही तो था साइज वाला, बट इधर क्या आएंगे, 2 आएंगे। अब 2 कैसे, वो मैं बताती हूँ। सिंटेक्स देखो, उधर क्या होता है, आपके Mellog में क्या था, सिर्फ आपको यहाँ पे साइज बताना था। यहाँ पे आपको एन भी बताना और एलिमेंट का साइज भी। एन क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने उसमें एलिमेंट्स होंगे, और उधर एलिमेंट का साइज। एग्जाम्पल से समझते हैं, हमने डेटा बता दिया फ्लोट होगा, डिफरेंसिंग ऑपरेटर Kellogg से पता चला आप Kellogg यूज कर रहे हो। उसने बोला 25 यहाँ पे मेरे एलिमेंट्स होंगे, फिर उसने साइज ऑफ फ्लोट बताया, ठीक है। यहाँ पे आपको एलिमेंट्स भी बताने पड़ेंगे, तो एक तो ये हो गया आर्गुमेंट और दूसरे ये हो गया। बट Mellog में क्या था कि आप Mellog का सिंटेक्स ये तो था, कास्ट टाइप कर रहे थे, डिफरेंसिंग ऑपरेटर Mellog, और यहाँ पे साइज बता रहे थे, यही तो था। वहां तो आपको क्या था, सिर्फ एक आर्गुमेंट यूज हो रहा था, बट Kellogg में 2 हो रहे हैं। जैसे इन्होंने बोला 5, अब 5 इंटू 4 20 बिट्स का हो जाएगा, बट इन्होंने बोला 5 मेरे एलिमेंट्स होंगे, तो 1 2 3 4 5 इन्होंने एलिमेंट्स बता दिए। तो यहाँ पे एलिमेंट्स भी बताए जाते हैं और एलिमेंट्स का साइज भी। तो आई होप अब आपको Mellog और Kellogg समझ में आ गया होगा, और जो उनके बीच का डिफरेंस है वो भी क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे, which is a free method. Free method क्या है, free method in C is used to dynamically deallocate the memory. आपने जितनी उनको एलोकेट करनी थी ले ली, अब वापस भी तो लेनी है, जो यूज नहीं हो रही है, तो आप deallocate करते हो। deallocate मतलब वापस लेना। The memory allocated using functions Mellog and Kellogg is not deallocated on their own. जो हम Mellog और जो Kellogg यूज कर रहे थे वो डीएलोकेटेड नहीं होते हैं खुद पे। मतलब आपने जितनी मेमोरी दे दी उतनी दे दी, अगर यूज हो रही है तो भी ठीक है, नहीं हो रही तो भी ठीक है, वो मेमोरी अपनी वापस नहीं लेते। Hence, the free method is used whenever dynamic memory allocation takes place. इसलिए जब भी dynamic memory allocation होता है ना, फ्री मेथड हमेशा यूज होता है। क्यों, इट हेल्प्स अस टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ मेमोरी बाय फ्रीइंग इट। जब वो देखते हैं कि इतनी मेमोरी मेरी यूज होनी है बट इतनी मेरी खाली पड़ी हुई है, क्योंकि Mellog और Kellogg तो बस दे देते हैं, वो वापस नहीं लेते। तो फ्री मेथड क्या करता है, जो मेरी मेमोरी यूज नहीं हो रही, जो मेरी वहां मेमोरी वेस्ट है, वो वापस ले लेता है, जिससे वो आगे यूज करवा पाए, ठीक है। सिंटेक्स क्या है, फ्री पीटीआर, सिंपल है इसका सिंटेक्स। जैसे उसने देखा Kellogg है, Kellogg ने उसने बोला 20 बिट्स की मेमोरी मेरी यूज हो रही है, बट उसने देखा कि ये वाली जो मेमोरी है इतनी ही यूज हुई है, ये वाली मेमोरी खाली है, तो उसने ये वाली मेमोरी को क्या करवा दिया, फ्री करवा लिया, जिससे वो आगे यूज कर, ठीक है। तो सिंपल सा होता है, सिंटेक्स आपको पता ही है, फ्री यूज करना है और जो पॉइंटर का नेम हो वो, दैट्स इट। तो आई होप फ्री मेथड भी आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आखिरी मेथड पे, विच इज अ रीअलॉक मेथड। ये क्या बोलते हैं, रीअलॉक को जब रीएलोकेशन मेथड भी बोलते हैं सी में, विच इज यूज्ड टू डायनेमिकली चेंज द मेमोरी एलोकेशन ऑफ अ प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी। आपने पहले मेमोरी एलोकेट करी है, बट अब आप चाहते हो कि मैं उसकी लोकेशन चेंज कर दूं, मुझे यहाँ नहीं रहना, तो आप चाहते हो मैं यहाँ पे आ जाऊं, तो आप किसके यूज करते हो, रीएलोक मेथड का यूज करते हो। ये क्या कहते हैं, यूज होता है डायनेमिकली मेमोरी की एलोकेशन जो है चेंज करने के लिए, जहां पहले हुई थी वहां नहीं, अब कहीं और रखने के लिए, चेंज करने के लिए हम रीअलॉक मेथड यूज करते हैं। या फिर हम दूसरे वर्ड्स में ये भी बोल सकते हैं, इफ द मेमोरी प्रीवियसली एलोकेटेड विद द हेल्प ऑफ Mellog या Kellogg इज इनसफिशिएंट,
रीलॉक कैन बी यूज टू डायनामिकली रीएलोकेट मेमोरी, या फिर हम एक टर्म में ये भी बोल सकते हैं जो मेमोरी आपने एलोकेट करवाई थी मेलॉक या कैलॉग से वो अभी इनसफिशिएंट है, इतनी हमें कम पड़ रही है, तो हम मेमोरी दोबारा उसमें डलवाते हैं, किसकी हेल्प से? रीलॉक की हेल्प से। Reallocation memory maintains the already present value and new blocks will be initialized with the default garbage value. जो reallocation memory ऐसा नहीं है कि पूरा खाली कर देता है, जो अपने वैल्यूज में प्रेजेंट है वो ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है, बट अब जब आगे डलवाते हो मेमोरी तो उसमें ऑफकोर्स गार्बेज वैल्यू आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने उधर तो कुछ इनिशियलाइज ही नहीं करा। सेम सिंटेक्स देखते हैं, रीलैक पॉइंटर का जो नेम और उनका न्यू साइज, क्योंकि आप साइज इसमें बढ़वा रहे हो। ठीक है, जैसे आपने मेलॉक का डलवाया 20 बिट्स का, बट अब आपको और साइज चाहिए, तो आपने पीटीआर रीलॉक यूज करा, पीटीआर डाला, क्योंकि आपका नहीं पीटीआर था, उसमें आपने नया साइज बता दिया कि मुझे 10 का चाहिए, तो अब साइज क्या हो गया? 40 बिट्स का हो गया। आई होप आपको मेलॉक, कैलॉग, फ्री एंड रीअलॉक समझ में आ गया होगा। इतनी टफ नहीं है कि नहीं समझ में आए, बट अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो मुझसे आप आराम से पूछ सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे, एंड मेक श्योर कि आप प्लीज यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पे जल्दी से ज्वाइन कर लें। ठीक है, नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, विच इज अ स्ट्रिंग्स इन सी। अभी तक आपने कैरेक्टर पढ़ा था, कैरेक्टर क्या कर रहा था? सिर्फ एक ही आपके कैरेक्टर को स्टोर कर रहा था। जैसे मैं चाहती हूँ मेरा नेम स्टोर हो, मैं दूसरी पेन यूज कर लेती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा नेम स्टोर हो। कैरेक्टर में क्या था? सिर्फ पहले आर स्टोर हो रहा था, फिर ए हो रहा था, फिर एस हो रहा था, फिर एच हो रहा था, फिर आई हो रहा था, बट मैं चाहती हूँ मेरा एक साथ हो, तो मैं चाहती हूँ मेरा राशि एक साथ लिखा जाए। नहीं, तो वो किसकी हेल्प से लिखा जाता है? वो आपका डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या करता है? जो आप कैरेक्टर्स में टुकड़ों टुकड़ों में डाल रहे थे, स्ट्रिंग क्या करते हैं? उनको एक साथ मिला देता है। ठीक है, तो ये काम है हमारे स्ट्रिंग्स का। पढ़ते हैं, स्ट्रिंग इन सी प्रोग्रामिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। वहां पे क्या था? एक एक था, यहाँ पे क्या? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड विद अ नल कैरेक्टर 0। जब आपको उसको नेक्स्ट लाइन पे पहुंचाना तो आप इसका यूज कर सकते हो। द सी स्ट्रिंग इज स्टोर्ड एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर। जो ये क्या? एरे ऑफ कैरेक्टर्स है। देखो, गीक्स है, पहले क्या था? आप एक एक डाल रहे थे, बट अब आपने स्ट्रिंग में एक साथ डाल दिया, विच इज GEEKS। तो इंडेक्स देखो 1 0 1 2 3 4, ये हो गया। वरना आप कैरेक्टर में पहले जी डालते, फिर ई डालते, फिर ई डालते, फिर के डालते, फिर एस, बट स्ट्रिंग में आपने क्या करा? एक साथ डाल दिया। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्ट्रिंग। द डिफरेंस बिटवीन अ कैरेक्टर एरे एंड अ सी स्ट्रिंग, दैट स्ट्रिंग इज टर्मिनेटेड विद अ यूनिक कैरेक्टर 0। अगर बाई चांस आपसे अगर डिफरेंस पूछ लिया जाए कि कैरेक्टर का जो एरे है, राइट, और आपका जो स्ट्रिंग है उसके बीच में डिफरेंस क्या है, बस सिंपल से बोल देना कि हमारा जो स्ट्रिंग है ना वो टर्मिनेट हो जाता है हमारे दिस वन से। ठीक है, बट आपका जो एरे है ना वो इस चीज से टर्मिनेट नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको बस बोलनी है। आपको और कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ इतने याद रखना कि आपकी स्ट्रिंग तो टर्मिनेट हो जाएगा यूनिक कैरेक्टर से, बट कैरेक्टर एरे नहीं होता। अब आपने देख लिया स्ट्रिंग क्या होता है, अब हम देखेंगे स्ट्रिंग का आप डिक्लेयर कैसे करते हो। कैरेक्टर, स्ट्रिंग का नेम, उनका साइज। In the above sentence, string name is any name given to the string variable and size is used to define the length of the string. यहाँ पे तो आपका साइज बता देंगे कि 5 आने कैरेक्टर्स की, 6 आने, वो अब स्ट्रिंग नेम में जो आपका स्ट्रिंग का नेम होगा वो, एंड यहाँ पे तो कैरेक्टर है ही है। ठीक है, अब स्ट्रिंग के फंक्शंस क्या होते हैं हमने देख लिया, स्ट्रिंग क्या होता है। अब हमने पढ़ लिया कि आपका सिंटेक्स क्या होना है। अब हम देखेंगे स्ट्रिंग के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। The string functions are built-in functions that can be used for various operations and manipulations on string. तो जो string के functions होते हैं, built-in functions होते हैं, already बने होते हैं, हमें बनाने की नीड नहीं होती, तो वो बहुत ज़्यादा important कुछ operations perform करते हैं, कुछ हमारी उसमें manipulations होती है, कुछ चीज़ें हम perform करते हैं उनके हेल्प से। These string functions can be used to perform tasks such as string copy, concatenation, comparison, length, etc. तो ये जो स्ट्रिंग के फंक्शन से यूज होते हैं कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए, जैसे स्ट्रिंग को आपको एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना है उसके लिए, कंकैटिनेशन मतलब दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ रहे हो, कंपेयर कर रहे हो दो स्ट्रिंग को, ये उनकी लेंथ बता रहे हो, ये सब। द स्ट्रिंग डॉट हेडर फाइल कंटेन दीज स्ट्रिंग फंक्शन। तो ये जो सारे स्ट्रिंग के फंक्शन किस हेडर फाइल में आते हैं? स्ट्रिंग डॉट एच के। अब हमें पता चल गया स्ट्रिंग के फंक्शन कौन से होते हैं, अब हम उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब जैसे स्ट्रिंग के फंक्शन है, सबसे पहले स्टार कैट फंक्शन, ये क्या करते हैं? The starget function in C is used for string concatenation, मतलब एक स्ट्रिंग ये दे रखी, एक स्ट्रिंग ये दे रखी, दोनों स्ट्रिंग को मिला के एक नई स्ट्रिंग बनाना, हम उसको concatenation बोलते हैं। तो जो हमारे starget function क्या करते हैं? यूज होता है जब आपकी स्ट्रिंग को concatenate करवाना हो। It will append a copy of the source string to the end of the destination string. For example, ये मेरी source है पहली वाली, ये मेरी destination है, तो ये क्या करेगा?
जो सोर्स स्ट्रिंग की कॉपी करेगा और डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के लास्ट में जाके ऐड कर देगा। अपेंड मतलब क्या होता है, लास्ट में जाके ऐड करना, ठीक है, लास्ट में जाके आप उसको क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। तो ये क्या करता है, जो सोर्स स्ट्रिंग होती है उसको कॉपी करेगा और जो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग की बिल्कुल आखिरी में जाके जोड़ देगा। तो ये होता है हमारा स्टारगेट फंक्शन। अब आप सिंटेक्स देखो, कैट आपको नॉर्मली आता है एस डिफरेंसिंग ऑपरेटर, स्टारगेट से पता चला आप यूज कर रहे हो। तो जो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग है वो बताता है और फिर जो आपकी सोर्स स्ट्रिंग है वो, ठीक है। द टर्मिनेटिंग कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द डेस्टिनेशन इज रिप्लेस्ड बाय द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ सोर्स। जो हमें आखिरी में टर्मिनेट करना है, जिसको हमें हटाना है डेस्टिनेशन से, उसको हटा के हम सबसे पहला कैरेक्टर लिखते हैं सोर्स स्ट्रिंग का। अब उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, डेस्ट मतलब डेस्टिनेशन स्ट्रिंग, सोर्स मतलब स्टोर, सोर्स स्ट्रिंग। तो आई होप अब आपको ये वाला फंक्शन तो समझ में आ गया होगा कि स्टारगेट फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट बढ़ते विच इज स्टार कैट, अलग है, बीच में एंड का डिफरेंस है, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ेंगे, अब हम देखेंगे इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ओके। दिस फंक्शन इज यूज फॉर स्ट्रिंग हैंडलिंग। जो हमारा स्टारगेट फंक्शन होता है वो हमारे यूज होता है स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए। This function appends not more than n characters from the string pointed to by src to the end of the string pointed by to dest plus a terminating null character। ये क्या बोल रहे हैं, जो फंक्शन है ऐसा नहीं है कि n उससे ज्यादा ले लेगा, ये सिर्फ n कैरेक्टर्स लेता है। जब हमारी जो स्ट्रिंग होती है उसके लास्ट में हम इसको एंड जब लास्ट में ऐड करते हैं तो हमारी उसके बाद सोर्स स्ट्रिंग आती है। तो ये टोटल जो कैरेक्टर्स लेते हैं ये सिर्फ n कैरेक्टर्स लेता है, उससे ज्यादा नहीं लेता है, ठीक है। जैसे आप देख भी रहोगे कैरेक्टर डेस्टिनेशन स्ट्रिंग और फिर हमारे सोर्स स्ट्रिंग और साइज देख रहे हो tn, उससे ज्यादा लेगा ही नहीं है। वेयर एन रिप्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर टू बी अपेंडेड, ये बताता है कि यहाँ पे आपके मैक्सिमम नंबर्स आ गए, उससे ज्यादा मैं लूंगा ही नहीं। साइज इज एन अनसाइंड इंटीग्रल टाइप। अनसाइंड इंटीग्रल टाइप मतलब आप इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कर सकते हो, ये वाला। नेक्स्ट है हमारे स्टारलाइन फंक्शन। स्टारलाइन फंक्शन क्या होता है, इट कैलकुलेट्स द लेंथ ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग। जैसे मैंने बोल दिया राशि, तो इसमें कितने वर्ड्स हैं, 1 2 5 है, तो लेंथ बता रही है, इसकी लेंथ 5 है। तो अगर जब हमें लेंथ काउंट करनी है तो हम यूज करते हैं स्टारलाइन फंक्शन। इट डज नॉट काउंट दी नल कैरेक्टर, नल कैरेक्टर काउंट नहीं करता। जैसे आप देख रहे होंगे इंट स्टारलिंग कॉन्स्ट कैट स्टर, ये हमारे स्टर मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रिंग का वेरिएबल जिसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। और स्टारलिंग फंक्शन से आपको पता चल रहा है कि हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, और ये डेटा टाइप बता रहा है कि आपकी किस टाइप की है डेटा टाइप। स्टारकेम फंक्शन क्या होता है, ये हमारा बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं, हमने खुद नहीं बनाया, ऑलरेडी है। दिस फंक्शन टेक्स टू स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट्स एंड कंपेयर दीज टू स्ट्रिंग लेक्सियोग्राफिकली। ये दो स्ट्रिंग्स को लेता है, उन दोनों को क्या करेगा, कंपेयर करेगा। स्टारकेम फंक्शन कैसे करते हैं, एक बार हम सिंटेक्स देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग, क्यों ये क्यों हमने दो स्ट्रिंग लिए, क्योंकि आपस में क्या करता है, कंपेयर करता है। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रिंग टू बी कंपेयर्ड, दिस इज द सेकंड स्ट्रिंग टू बी कंपेयर्ड। स्टार केपी क्या होता है, इसके नाम से समझ में आ रहा है, ये हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है एंड आई थिंक आपने बहुत बार यूज भी किया होगा। ये यूज होता है जब आपकी एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना होता है। अब हम इसको अपनी स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में फाइंड आउट भी करेंगे। जैसे आप देख रहे हो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग है, सोर्स स्ट्रिंग है, तो आपकी जो कहाँ पे आपको कॉपी करना था वहां पे यहाँ पे लगा दोगे। पॉइंटेड टू द डेस्टिनेशन एरिया वेयर द कंटेंट इज टू बी कॉपीड, स्ट्रिंग विच विल बी कॉपीड, यहाँ पे आपने कॉपीड वाला लिया और यहाँ पे आपने उसको पेस्ट कर दिया, वो वाली चीज है। स्टार के फंक्शन से इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन, ये ऑलरेडी बना हुआ है, पहले से ही डिफाइंड है स्ट्रिंग के हैंडलिंग में। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ अ कैट इन अ स्ट्रिंग। तो ये जो पहला मतलब सॉरी एक मिनट, यस, तो जो आपकी स्ट्रिंग होती है, जैसे मैंने स्ट्रिंग लिखी गीक्स, तो गीक्स में जो पहला कैरेक्टर कौन सा आया ये उसको फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। यहाँ पे दे भी रखा है कॉन्स्ट कैर स्ट्रिंग सी। सी आपको बताता है कि जो आपको सर्च करना है, और ये आपको बताता है कि आपकी कौन सी स्ट्रिंग है जहां पे आपको टर्मिनेट होना है। तो देखो ये कुछ हमारे यहाँ पे हमने स्ट्रिंग के फंक्शंस पढ़े जो हमें बताते हैं कि कौन कौन से कुछ फंक्शंस हमने देखे कि कुछ हमारे कॉपी करने के लिए होते हैं, कुछ हमारी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए है, कुछ हमें पता करना है कि हमारा फर्स्ट जो लेटर है वो कौन सा है। तुमने बहुत सारे देखे एंड आई थिंक आपको समझ में भी आ गए होंगे, बट अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप दोबारा वीडियो को स्टार्ट करके देखोगे तो बहुत आसानी से आ जाएंगे। फिर भी नहीं है तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन में, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज द यूज ऑफ अ पॉइंटर्स इन अ सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स इन अ सी लैंग्वेज। हम बात करें पॉइंटर्स की, तो हम अब इस देखेंगे पॉइंटर्स का आप स्ट्रक्चर्स में कैसे यूज कर सकते हो।
यू कैन डिफाइन पॉइंटर्स टू स्ट्रक्चर इन द सेम वे एज यू डिफाइन पॉइंटर टू एनी अदर वेरिएबल। आपको अगर पॉइंटर्स को स्ट्रक्चर्स में डिफाइन करना है तो बिल्कुल वैसे ही तरीका जैसे आपने अलग करा होगा। जैसे आपने प्रीवियस वन शॉट में भी देखा कि आपने पॉइंटर को कैसे यूज करा था एरे में, तो सेम वैसे आप स्ट्रक्चर है और भी अदर जो वेरिएबल्स होंगे उसमें यूज करोगे। बट फिर भी हम देखते कैसे। स्ट्रक्ट, ये हमारा कीवर्ड है स्ट्रक्चर का जो बता रहा है कि अच्छा आपका स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट हो गया। बुक्स, स्ट्रक्ट पॉइंटर, ये आपका नेम है। नाउ यू कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ ए स्ट्रक्चर वेरिएबल इन द अबव डिफाइंड पॉइंटर वेरिएबल टू फाइंड द एड्रेस ऑफ ए स्ट्रक्चर वेरिएबल। अगर आपको इसका वो चाहिए, एड्रेस चाहिए, तो ऑफकोर्स आपको ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा स्ट्रक्चर के नेम से पहले। जो कि आप देख रहे हो आपका पॉइंटर का नेम तो ये है। सिंटेक्स को समझना है। हमने जो स्ट्रक्ट यूज करा है ये पहले हमें क्या बता रहा है कि यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया, डिफाइन कर दिया आपने, ठीक है। एंड देन जो इसने यूज करा है स्ट्रक्ट पॉइंटर, ये हमारा पॉइंटर का नेम है जो हमें बता रहा है कि ओके ये हमारा पॉइंटर है, ठीक है, जो हमें कॉपी वगैरह एंड ऑल करना है। एंड बुक्स, बुक्स आपका स्ट्रक्चर का नेम है। आई होप समझ आ गई होंगी चीज, इतनी दिक्कत नहीं है। बट अब आपको पता है कि अगर इसका एड्रेस चाहिए तो आपको एड्रेस ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। आप देख भी रहे हो, आपने यहाँ पॉइंटर का नेम लिखा और बुक वन के आगे एड्रेस ऑपरेटर लगा दिया। अब आप इससे अपना एड्रेस ले सकते हो आसानी से। टू एक्सेस द मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर यूजिंग अ पॉइंटर टू द स्ट्रक्चर यू मस्ट द ऑपरेटर्स फॉलो। आपको भी यहाँ पे कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। आप देख रहे होगे ना सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आपने पहले पॉइंटर पढ़ा, फिर आपने देखा कि आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हो। सेम आप स्ट्रक्चर पढ़ो, उसको स्ट्रक्चर को एक्सेस करना देख रहे हो कि अपने स्ट्रक्चर पॉइंटर टाइटल, ये आपका पॉइंटर रेफरेंस कर रहा है। तो मुझे लगता है आपको पॉइंटर समझ आ गया, ठीक है। आपको स्ट्रिंग समझ में आ गई, स्ट्रिंग के फंक्शन समझ में आ गया। एंड आई होप अब आपको स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने पॉइंटर को स्ट्रक्चर में यूज करूँ तो आप बेखौफ बिना किसी डर के कर सकते हो। आई होप सो। बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक विच इज अ लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। की हमारा लिंक लिस्ट क्या होता है? लिंक लिस्ट इज अ फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर इन कंप्यूटर साइंस। ये बहुत ज्यादा अच्छा डेटा स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नोड वेयर ईच नोड कंटेन डेटा एंड द रेफरेंस लिंक टू द नेक्स्ट नोड इन द सीक्वेंस। यहाँ पे क्या होते हैं? नोड्स होती है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो सारी आपकी नोड्स है और आप देख रहे हो हर एक नोड, जैसे ये नोड देख रहे हो दूसरे नोड का एड्रेस ले रही होती है। आप सारी तो पहले सीक्वेंस में, ये जो ए है हमारी, ये जो नोड है आप देखोगे बी का एड्रेस ले रही होगी, ठीक है। तो समझ रहे होंगे यहाँ पे हर एक नोड दूसरे लिंक से अटैच होती है सिक्वेंशियल ऑर्डर में, और हर एक नोड के पास दूसरी नोड का एड्रेस होता है। दिस फॉलोज फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड एफिशिएंट इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन कंपेयर टू एरेस। ये भी हमारी क्या यूज करती है? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज करती है, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ हमारे जो ऑपरेशंस होते हैं जैसे इंसर्शन ऑपरेशन होना, डिलीशन ऑपरेशन होना, सेम होते हैं जैसे हमारे एरेस में होते हैं। तो आई होप आपको लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर भी समझ आ गया होगा। अभी हम और अच्छी डिटेल में देखेंगे। A linked list is a linear data structure। हमारा linear data structure कंसिस्ट करता है सीरीज ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाय अ पॉइंटर्स। आप देख भी रहे होंगे, मैं आपको फिगर दिखाती हूँ। ये जो है ये एरो है, ये क्या है? ये हमारे पॉइंटर ही तो है, ये हमारे क्या है? पॉइंटर है। तो आपका जो लिंक लिस्ट में हर एक जो नोड है वो एक दूसरे से पॉइंटर्स की हेल्प से जुड़ी हुई है। ईच नोड कंटेन्स डेटा, हर एक नोड के पास खुद का डेटा है और दूसरी नोड का भी एड्रेस है, रेफरेंस है कि कहाँ है दूसरी नोड, कहाँ नहीं है, उसका भी आपके पास रेफरेंस है। अनलाइक एरेस, एरेस में ऐसा नहीं होता। लिंक लिस्ट अलाउ फॉर एफिशिएंट इंसर्शन रिमूवल ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम एनी पोजीशन इन द लिस्ट एज अ नोड्स आर नॉट स्टोर्ड कॉन्टिन्यूअसली इन मेमोरी। एरे में क्या आपका जो एलिमेंट्स डालते हो ना तो वो कॉन्टिन्यूअस होता है। मतलब जैसे आपने एरे यहाँ पे कोई एलिमेंट डाला तो उसके बराबर ही आप एलिमेंट डाल सकते हो। ऐसे नहीं आप डायरेक्ट इधर जंप कर जाओ, नहीं, आपको बराबर बराबर ही डालना है। बट लिंक लिस्ट ऐसा नहीं बोलता। लिंक लिस्ट बोलता है आप कहीं भी इंसर्ट कर सकते हो, कहीं भी डिलीट कर सकते हो। ये अच्छी बात है। तो यहाँ पे कुछ कंपैरिजन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लिंक लिस्ट और एरेस में क्या कंपैरिजन है। तो ये है जो हमारी लिंक लिस्ट है, पहले तो डेटा स्ट्रक्चर नॉन कॉन्टिन्यूअस है, मतलब ऐसा नहीं है आपको लगातार करना है, आप कैसे भी कर सकते हो। बट एरे में क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, आपको लगातार स्टोर करना पड़ेगा। मेमोरी एलोकेशन डायनेमिक है। ऑफ कोर्स डायनेमिक क्यों है? क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है ना कि आपको लगातार ही डेटा स्टोर करना है, आप कहीं से भी उठाओ डेटा, कहीं भी डाल सकते हो। तो उसको हम ऐसे को क्या बोलते हैं? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन बोलते हैं। बट एरे में नहीं, एरे स्टैटिक। एरे बोलते हैं कि आप पहले ये वाला फिल करोगे, दूसरे पे जब ही जाओगे जब आप पहला फिल कर दोगे। तो ये क्या है? ये हमारे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है। इंसर्शन डिलीशन आराम से हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है। बट एरेज में नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि एरेज में आप सबसे पहले वाला इंसर्ट करोगे, उसके बाद ही दूसरा इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है।
और एक्सेस सिक्वेंशियल है, आप किसी भी उसमें मतलब आपको एक एक करके ही एक्सेस करना पड़ेगा, बट यहाँ पे एक्सेस थोड़ा सा ना रैंडमली आप किसी को भी एक्सेस कर सकते हो, किसके हेल्प से, इंडेक्सेस की हेल्प से। ठीक है, तो ये कुछ कंपैरिजन था आपका लिंक लिस्ट और एरेज में, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज अ बेसिक्स ऑफ फाइल हैंडलिंग इन सी। अब हम कुछ इसमें बेसिक से देखेंगे कि हमारे फाइल हैंडलिंग हम कैसे करते हैं, क्या होता है वो हम देखेंगे। File handling in C is a process in which we create, open, read और write and close operations on a file. फाइल हैंडलिंग क्या है कि फाइल को हम इसमें क्रिएट करते हैं, ठीक है, पहला ऑपरेशन ये करते हैं, देन ओपन करेंगे, रीड करेंगे, राइट करेंगे एंड क्लोज करेंगे। तो ये कुछ 5 स्टेप्स होते हैं जब हम यूज करते हैं, जब हम अपनी फाइल हैंडलिंग का कर रहे होते हैं। तो मेक श्योर कि आप जब फाइल हैंडलिंग पढ़ो तो आपको ये 5 चीजें पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, and C language provides different functions such as fopen, fwrite, fread, fseek, fprint etc. तो इन सब चीजों को करने के लिए ना तो हमारे C ने हमें अलग अलग फंक्शंस दिए हैं जो कि अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे हम परफॉर्म कर सकते हैं इनपुट आउटपुट और बहुत सारे जो C के फाइल के प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे। In order to understand why file handling is important, let us look at a few features of using file. अब हमने ये तो समझ लिया फाइल हैंडलिंग क्या है कि हम फाइल्स को पढ़ रहे हैं, बट उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या जरूरत है, तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले रीयूजेबिलिटी। द डेटा स्टोर्ड इन द फाइल कैन बी एक्सेस, अपडेट एंड डिलीटेड एनीवेयर, एनी टाइम, प्रोवाइडिंग हाई रीयूजेबिलिटी। पहला क्या, रीयूजेबल, मतलब आपने जो डेटा स्टोर करा है फाइल में आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। इससे ये होता है कि आप कहीं भी उसको किसी भी टाइम यूज कर पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है पोर्टेबिलिटी। आप अपना डेटा को विदाउट लूजिंग एनी डेटा, कोई भी डेटा लूज करने के बजाय फाइल्स आपकी ट्रांसफर हो रही है एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में। इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है कि आपकी जो फाइल्स है वो मतलब चली जाए, आपका डेटा लॉस हो जाए, बट ऐसा नहीं होता। विदाउट एनी डेटा लॉस आप अपनी एक फाइल को दूसरे फाइल में भी ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब एक फाइल को अपने दूसरे लैपटॉप या कंप्यूटर में ले सकते हो, तो पोर्टेबिलिटी है। एफिशिएंट, a large amount of input may be required for some programs. कुछ प्रोग्राम्स के लिए हमें बहुत बड़ा इनपुट चाहिए होता है, but file handling allows you to easily access a part of a file using a few instructions which saves a lot of a time and reduce the chance of error. But हमारा फाइल हैंडलिंग क्या होता है, वो ये अलाउ कर देते हैं कि आप अपनी फाइल की कुछ स्पेसिफिक पार्ट को पढ़ सकते हो, बस आपको अपने क्या कुछ लाइंस ऑफ चीज करनी पड़ेगी, जिससे क्या होता है एक तो टाइम बचता है और आपके एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी चीज होगी उतने बड़े एरर के चांसेस होंगे, तो जी चीजें जितनी छोटी होंगी ना उतने एरर के कम चांसेस है। नेक्स्ट, स्टोरेज कैपेसिटी। Files allow you to store a large amount of a data without having to worry about storing everything simultaneously in a, जो फाइल है वो क्या करता है, आपको सबसे बड़ी चीज देता है कि आप अपने डेटा को जितना भी बड़ा डेटा आप उसमें स्टोर कर सकते हो बिना किसी दिक्कत की कि हमारे स्टोरेज की दिक्कत होगा, नहीं, आप कितनी भी बड़ी चीज अपने डेटा उसमें स्टोर करवा सकते हो प्रोग्राम में। तो ये थे हमारे कुछ फीचर्स जो हमें बताते हैं कि फाइल हैंडलिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि फाइल हैंडलिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइल कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप बेस्ड ऑन द फाइल स्टोर्स द डेटा, दे आर एज फॉलो। तो आपकी जो फाइल्स है ना वो दो तरीके के उसमें डिवाइड होती है, तो उस पर डिपेंड करता है कि आप उसमें डेटा किस तरीके डाल रहे हो। तो पहला तो आता है आपका टेक्स्ट फाइल, दूसरा आता है बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल मतलब जो भी आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो, जैसे लाइक मैं अभी लिख रही हूँ। बाइनरी फाइल मतलब 010 फॉर्म की आपकी उसमें होता है, तो आप जिस टाइप का डेटा स्टोर करवा रहे हो उसी टाइप की आपकी फाइल बन जाती है। तो अब हमारे कुछ फाइल के ऑपरेशंस होते हैं, अगर हमें कोई नई फाइल बनानी है तो हम लिखते हैं एफ ओपन, बट उसके साथ हमें कुछ एट्रीब्यूट्स भी आते हैं जैसे ए प्लस डब्ल्यू प्लस, जहाँ पे ए का मतलब होता है अपेंड, मतलब लास्ट में चीज ऐड करना, एंड डब्ल्यू का मतलब होता है राइट। तो आपको जब भी कोई नई फाइल बनानी तो सबसे पहले एफ ओपन करना पड़ेगा, या फिर एफ ओपन के साथ आपको इनमें से कोई भी एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल, ऑलरेडी बनी हुई फाइल है आपको वो ओपन करनी है तो एफ ओपन। रीडिंग फ्रॉम फाइल, फाइल को रीड करना है तो एफ स्कैन एफ या एफ गेट्स। राइटिंग टू अ फाइल तो एफ प्रिंट एफ पुट्स। बट पता है इसमें भी बहुत सारी चीजें होती है कि आपको एक लाइन रीड करनी, मल्टीपल लाइंस रीड करनी, वो वाली चीजें आ जाती हैं। मूविंग टू ए स्पेसिफिक लोकेशन ऑन अ फाइल, आपको प्रॉपर पूरी फाइल दे रखी बट आपको उसकी किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है तो एफ सीक यूज करते हो या रिवाइंड यूज करते हो। क्लोजिंग अ फाइल, आपने फाइल पढ़ ली अब उसको क्लोज करना है तो एफ क्लोज। तो ये कुछ फाइल के ऑपरेशंस होते हैं जो हमें परफॉर्म करते हैं, तो हमें कुछ टास्क हमें मिल जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो देखो यहाँ पे मैंने डिटेल में आपको फाइल के ऑपरेशंस बताए कि एफ ओपन है तो फाइल को ओपन करना है, एफ क्लोज है तो फाइल को क्लोज करना है, एफ गेट्स अगर आप फाइल को रीड करना चाहते हो, एफ प्रिंट है फाइल को आपको पढ़ना है मतलब लिखना है उसमें।
अब जैसे आपको कैसे कैसे सब कुछ करना है, यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया है कि W और A का मतलब क्या है, सब कुछ डिक्लेरेशन में बताया है। ये आपको थोड़ा डिटेल्ड पार्ट ऑफ व्यू के लिए, अगर आपको थोड़ी डिटेल नॉलेज लेनी है तो आप इधर से ले सकते हो, बट जो मैंने आपको प्रीवियस उसमें स्लाइड्स में दिए दैट इज मोर सफिशिएंट। आपसे पूछा जाए तो बट आपको ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए, दैट इज मोर सफिशिएंट। बट अगर आपको डिटेल में चाहिए तो यू कैन गो विद दिस, उससे ज्यादा आप डिटेल में और नहीं जाना है आपको, ठीक है। बट अगर आपको उसको पढ़ के समझ नहीं आए तो वही सिंपल ड्रॉप योर क्वेरी इन योर कमेंट सेक्शन, तो आई विल मेक श्योर कि वो चीज मैं आपकी क्लियर कर दूं। बट अगर जिसने ऑलरेडी प्लेलिस्ट देखी हुई है तो उनको ये वाली सारी चीजें क्लियर हो गया, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ वन शॉट, सो आई एम जस्ट हियर टू रिमाइंड यू ऑल द कॉन्सेप्ट्स देयर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज अ प्री प्रोसेसर्स। प्री प्रोसेसर्स क्या होता है अब हम देखेंगे। प्री प्रोसेसर प्रोग्राम दैट प्रोसेस द सोर्स कोड बिफोर कंपाइलेशन। तो प्री प्रोसेस आपके वो प्रोग्राम्स होते हैं जब आप कोड लिखते हो, जब आपका सोर्स कोड होता है, जब आप वो कोड क्या होता है, कंपाइलेशन से पहले वाला कौन सा कोड होता है, सोर्स कोड। वो हमारे प्री प्रोसेसर्स होते हैं जो हमारे सोर्स कोड को प्रोसेस करें, जो हमारे सोर्स कोड को पढ़े कंपाइलेशन से पहले, वो क्या है, प्री प्रोसेसर। Preprocessor program provide preprocessor directive that tell the compiler to pre-process the source code before compiling. तो जो preprocessor प्रोग्राम्स होते हैं, हमें pre-processor directives देते हैं जो बताते हैं कंपाइलर्स को कि आपको कंपाइलेशन से पहले ये चीज करनी है। ऑल ऑफ दिस pre-processor directive begin with hash। तो ये किससे शुरू होते हैं, हैश से, सिंबल से। तो ये जो हैश सिंबल इंडिकेट करते हैं कि वॉट एवर स्टेटमेंट स्टार्ट विद 8 हैश will go to the pre-processor program to get executed। हमें ये प्री प्रोसेसर का सिंबल होता है हैश, जो भी हम हैश में लिखते हैं आगे ये बताता है कंपाइलर को कि आपको कंपाइलेशन से पहले ने प्री प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स पे गो थ्रू करना है। अब आप देखते होंगे सी फाइल में हम लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड studio.h। तो ये क्या हो गया, ये हमारे कंपाइलेशन को बता रहा है कि आपका प्री प्रोसेसर प्रोग्राम है, आपको उसको कंपाइलेशन से पहले एक बार चेकआउट करना है, ठीक है। वी कैन प्लेस दिस प्री प्रोसेस डायरेक्टिव एनी वे इन अवर प्रोग्राम। और ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर ही रखना है, आप कहीं भी डाल सकते हो, ठीक है। बट हमारे कुछ मेन टाइप्स के प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहले मैक्रोस, दूसरा फाइल इंक्लूजन, थर्ड है कंडीशनल कंपैरिजन, फोर्थ है आपका अदर डायरेक्टिव्स। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। सबसे पहले है मैक्रोस। इन सी मैक्रोस आर अ पीस ऑफ कोड इन अ प्रोग्राम दैट इज गिवन सम नेम। मैक्रोस में क्या होता है, कुछ आपके पीसेस होते हैं प्रोग्राम्स के जो कि कुछ नेम उसके गिवन होते हैं। जैसे whenever this name is encountered by the compiler, जब भी कंपाइलर नेम को पढ़ता है तो कंपाइलर रिप्लेस कर देता है नेम को एक्चुअल पीस ऑफ कोड से। द हैशटैग डिफाइन डायरेक्टिव इज यूज्ड टू डिफाइन अ मैक्रो। अगर आपको मैक्रो डिफाइन करना है तो आप हैशटैग डिफाइन का यूज करते हो। जैसे हैशटैग डिफाइन टोकन वैल्यू, आपने डिफाइन लिखा और कुछ भी लिख दिया लाइक मैक्स 100, तो इसको पता चल जाएगा अच्छा ये तो हमारा प्री प्रोसेसर है और मैक्रोस वाला, तो ये इसको किसी प्रॉपर प्रोग्राम ऑफ कोड से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो ये होता है हमारा मैक्रोस। देयर आफ्टर प्री प्रोसेस द टोकन विल बी एक्सपेंडेड टू वैल्यू इन द प्रोग्राम। सेकंड है फाइल इंक्लूजन। फाइल इंक्लूजन क्या होता है, दिस टाइप ऑफ प्री प्रोसेस डायरेक्टिव टेल्स द कंपाइलर टू इंक्लूड अ फाइल इन द सोर्स कोड प्रोग्राम। ये बताता है कंपाइलर से, ये पता चलता है कि आपका जो कोड है उसमें फाइल को ऐड करने की जरूरत है। द हैशटैग इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज्ड to include the header files in the C program। आपने देखा भी है, वही मैंने जो बताया ना, हैशटैग इंक्लूड studio.h। इससे क्या पता चलता है कि आपको हेडर फाइल ये वाली इंक्लूड करने की नीड है। तो ये क्या होता है, हमारा फाइल इंक्लूजन होता है। तो हमारी टू टाइप्स की फाइल्स होती हैं जो हम यूज करते हैं। तो होती है स्टैंडर्ड हेडर फाइल, यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स। तो कुछ फाइल्स होती हैं जो स्टैंडर्ड है, जैसे ये तो बनी हुई, बट कुछ होती हैं जैसे हैशटैग इंक्लूड math.h, ये यूजर डिफाइंड होती है। तो अब इसमें भी आपके हेडर फाइल्स में भी टाइप्स होते हैं कि आपकी स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स कौन सी, आपकी कौन सी यूजर डिफाइंड फाइल्स है। बट हमें इतना डेप्थ नहीं जाना, हमें सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंडीशन कंपाइलेशन। कंडीशन कंपाइलेशन सी डायरेक्टिव इज अ टाइप ऑफ डायरेक्टिव। एक ऐसा टाइप का डायरेक्टिव है जो हेल्प करता है टू कंपाइल a specific portion of the program or to skip the compilation of some specific part of the program based on conditions। आपका कोड लिखा है, आपको उस कोड में से कुछ ही आपको उसका चेक करवाना है, कुछ ही कंपाइलेशन करवाना है किसी कंडीशन पे बेस्ड, तो आप करवा सकते हो। या आप चाहते हो सिर्फ उसी पार्ट का ना हो किसी कंडीशन के बेस्ड, तो भी आप करवा सकते हो। वो कैसे होता है, कंडीशनल कंपाइलेशन के थ्रू होता है। मतलब आप चाहते हो कि जो मेरा स्पेसिफिक पार्ट है, पहले चाहते हो कि ये चेक ना हो, तो नहीं होगा किसी कंडीशन की वजह से। बट अब आप चाहते हो कि नहीं, ये वाली जो चीज है ना चेक हो जाए इस कंडीशन की वजह से, तो ये भी वो वाली चीज हो जाएगी। बट ये सारी चीज किसके बेस पे होंगी, कंडीशनल कंपाइलेशन के बेस पे।
These are the following pre-processed detectors that are used to insert conditional code. आपको ये सारे कंडीशन ये याद करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे. अगर आपने इन डायरेक्टिव का यूज कर दिया और इसके अंदर जो भी कोड्स लिखा होगा तो वो आप स्किप भी करवा सकते हो या फिर चेक भी करवा सकते हो. तो ये होते हैं हमारे कंडीशनल वाले. नेक्स्ट आता है अदर डायरेक्टिव्स. इनके अलावा भी कुछ हमारे डायरेक्टिव्स होते हैं. अपार्ट फ्रॉम अबव डायरेक्टिव देयर आर टू मोर डायरेक्टिव दैट नॉट कॉमनली यूज, जब हम ज्यादा यूज नहीं करते, जो कि होते हैं अनडेफ और प्रेगमा. सिर्फ आपको पता होना चाहिए इसके क्या यूजेस है क्या नहीं, वो आपके सिलेबस में इतना नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आता है विच इज अ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स इन सी. तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स आर द वैल्यूज गिवन आफ्टर द नेम ऑफ द प्रोग्राम इन द कमांड लाइन शेल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. जो आपकी कमांड्स होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसके बाद जो नेम दिया जाता है वो होता है हमारा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स. कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स आर हैंडल्ड बाय द मेन फंक्शन पर सी प्रोग्राम. इसको कौन हैंडल करता है? मेन फंक्शन. टू पास अ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, अगर आपको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स पास करने तो हम वी टिपिकली डिफाइन मेन विद टू आर्ग्यूमेंट्स. द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज द नंबर ऑफ अ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट एंड सेकंड इज अ लिस्ट ऑफ अ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स. तो पहले तो आपको कहाँ डिफाइन करते हैं? मेन में डिफाइन करते हैं. और इसके अंदर भी दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. पहला क्या होता है? नंबर होता है कमांड लाइन का. दूसरी क्या होती है? लिस्ट होती है. पहली क्या होगी? पहली तो नंबर होगी एंड दूसरी क्या होगी? लिस्ट होगी. जैसे आपने यहाँ पे नंबर बता दिए, यहाँ पे आप लिस्ट बताओगे. ठीक है. अर्ग ये हमारे क्या होता है? आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. इज एन इंटीजर वेरिएबल दैट स्टोर द नंबर ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स पास विद द यूजर इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द प्रोग्राम. तो ये क्या करता है? जो नंबर होती है आपके कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के वो पास करता है और इसमें जो नेम होता है प्रोग्राम का वो. सो इफ वी पास अ वैल्यू टू द प्रोग्राम, अगर हमने प्रोग्राम में कोई वैल्यू पास कर दी तो अर्ग क्या हो जाएगा? 2. एक तो आर्ग्यूमेंट का, दूसरा क्या है? प्रोग्राम का नेम. जो वैल्यू है आपकी कभी भी नॉन नेगेटिव नहीं हो सकती. क्यों? इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे आपके सारे कैरेक्टर पॉइंट्स होते हैं तो कोई नेगेटिव वैल्यू होने का तो सवाल ही नहीं बनता. दूसरा, अगर आपके अर्ग 0 से ग्रेटर है तो एरे एलिमेंट्स आपके इस रेंज में होंगे. arg is the name of the program. After that arg minus when every element is a command line argument. यहाँ तक अगर आ रहा है तो आपका क्या है? प्रोग्राम का नेम है. बट अगर आपके इसके बाद आ रहा है तो आपका वो क्या है? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है. अगर मैं आपसे ना इन शॉर्ट बोलूं तो क्या है? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जब आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले कुछ भी लिख रहे हो तो नेम, तो वो आपके कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स है. अब दूसरा मेन टॉपिक इसमें क्या आता है? अगर इस खिचड़ी के अलावा मैं बोलूं तो दूसरे क्या आता है? ये हैंडल करता है हमारा मेन फंक्शन. मेन फंक्शन के अंदर आपके दो आर्ग्यूमेंट्स आते हैं. तो पहला क्या होता है? नंबर होती है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स की. दूसरी क्या होती है? लिस्ट होती है. अब जो अर्ग होता है वो वैसे हमारा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को करता है. अगर आपकी दो है तो यानी कि एक तो आपका प्रोग्राम हो गया और एक आपकी लिस्ट हो गई. और अर्ग हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि वहां पे सारे कैरेक्टर्स पॉइंट्स होते हैं. अगर अर्ग आपकी 0 से भी बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि उसकी एक रेंज है, वो आपको याद रखनी है. और अगर आपकी अर्ग नेम प्रोग्राम के उसमें आ रही है तो वो उसका प्रोग्राम का पार्ट है. बट उसके बाद आई तो वो क्या है? आपकी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट. तो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने थ्योरी वाइज, इतना ज्यादा आपसे वो नहीं पूछेंगे तो मेक श्योर बस आप थ्योरी वाइज ही याद रखें. तो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड यस, हमने यहाँ पे अपनी यूनिट 5 भी कंप्लीट कर लिया है विच इज अ प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. आई होप आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा. यहाँ पे हमने पूरे सब्जेक्ट अच्छे से कवर कर लिया वन शॉट में. अगर आपको स्टिल कोई डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. मैं यहाँ पे अपने सारे डाउट्स क्लियर करूंगी. तो अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से अपने एग्जाम्स दीजिएगा. ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड.